सभी छात्रों के मंगल कामना करते हुए आज हम आते हैं अपने व्याकरण के पाठ 3 पर, जिसका मुख्य हेडिंग है पद परिचय। पद और शब्द। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है, हमने पढ़ा है वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। पद क्या होता है, पहले वाक्य देख लेते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का सार्थक मेल। अब आता है पद। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग किए गए हों वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो व्याकरण के अनुसार, जो है व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, वो क्या है? पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए हों, यानी कह सकते हैं अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने वाले क्योंकि वाक्य तो सार्थक शब्दों का ही बनेगा, होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं वो सारे के सारे शब्द जो है पद कहलाते हैं। पद परिचय हमारा विषय है। पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त पद जो हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक अर्थात उसका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है अर्थात जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो पद हैं, उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है, तो उसके बारे में बताना कि ये कौन सी संज्ञा है, इसमें क्या वचन क्या लिंग है, तो उसकी सारी पहचान बताना। जैसे एक परिवार में किसी सदस्य की पहचान होती है, ये उसका पुत्र है, उसका पिता है, उसका भाई है, तो इस प्रकार जो पहचान बताई जाती है एक परिवार में, वैसे ही वाक्य में जो शब्द है वो एक परिवार में बंधे हुए हैं और उसे परिवार में से प्रत्येक शब्द को बाहर निकालना और उसका पहचान बताना कि ये शब्द यहाँ पर ये पहचान रखता है और ये संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या ये क्रियापद है या ये अव्यय है, क्या है उसके बारे में बताना और उसके लिंग वचन कारक आदि बताना जो है वो क्या होता है, उसका पद परिचय होता है। पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पद परिचय पद का परिचय लिख देते हैं। पद का परिचय देते समय निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक है।
निम्न बातों की जानकारी जो है वो जरूरी है। किस किस की जरूरी है? नंबर 1, हमें संज्ञा पता होना चाहिए। संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए, यानी संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं वो पता होना चाहिए। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके बारे में हमें बताना है कि वो संज्ञा किस लिंग की है, उसका वचन क्या है, वो एक वचन में है या बहुवचन में है, उसकी वो कारक कौन सा है, कर्ता कारक से कर्म कर्म कारण संप्रदान, इस प्रकार क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, उस संज्ञा का क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये ज्ञान आवश्यक है। दूसरा नियम सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। एक लास्ट जो भेद रहेगा निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेदों के बारे में जानकारी जरूरी है, और जब 6 भेदों में से हमें पता लग जाएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर उसका वही बताना है कि ये किस पुरुष का है। यानी यहाँ पर हमें जो जो बताना है इसका पुरुष, यानी यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो ये उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष का है, तो पुरुष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बताएंगे बाद में विस्तार से। अभी हमें क्या क्या याद रखना है? लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एकवचन, बहुवचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। क्रिया से संबंध लिख दे, के साथ संबंध। तो हमें सर्वनाम और संज्ञा में कितना अंतर है? एक पुरुष बड़ा है और उसके भेदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, बाकी वही वैसे ही जानकारी देनी है। अर्थात हमें पहले सर्वनाम का भेद बताना है कि यदि वो सर्वनाम शब्द के नीचे अंडरलाइन है तो कौन सा सर्वनाम है, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में से कौन सा पुरुष है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कार्य कौन सा है, और क्रिया का वो क्या है, कर्म है, कारण है, संप्रदान है, क्या है, क्रिया से क्या संबंध है। तीसरा आता है इसमें विशेषण। विशेषण, यदि इन चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी है तो ही हम जो है ये पढ़ पाएंगे। गुणवाचक विशेषण, शॉर्ट में लिख देता हूं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के 4 भेद हैं, और इनमें ज्यादा नहीं, बस लिंग, वचन और विशेष्य और बताने होते हैं। इसमें कोई कारक नहीं बताना होता, क्योंकि विशेषण में कोई कारक नहीं होता, विशेषता होती है। उसमें कौन से लिंग का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वो जिसका विशेषण उसके अनुसार पता लग जाएगा, और उसका विशेष्य यानी विशेषता किसकी बताई गई है वो विशेष्य। लिंग, वचन, विशेष्य, ये चीजें जो है बताने होते हैं विशेषण में। अब हम आते हैं विशेषण के बाद क्रिया में, जो हमारा 4th पार्ट है, क्रिया। क्रिया के भेद, वैसे तो प्रेरणार्थक आदि क्रिया के जो है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर अलग अलग हैं, तो केवल आपको ध्यान रखना है सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग हुआ हो या जिस क्रिया में कर्म नहीं है, यानी वाक्य में कर्म है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं है तो अकर्मक है, वहां से क्रिया का पता लग जाएगा। यानी क्रिया कौन सी है? आता जाता, खाना पीना, रोना धोना, ये सब क्रियाएं हैं।
तो ये अकर्मक है या सकर्मक है। फिर क्रिया का लिंग बताना है कि क्रिया पुल्लिंग के लिए प्रयोग की है, स्त्रीलिंग के लिए उसका वचन बताना है। इसके बाद उसका जो है पुरुष बताना है, काल बताना है कि क्रिया किस काल की है, वाच्य बताना है, आपने वाच्य पढ़े थे कर्तरी कर्म भाव वाच्य। इसके बाद उसकी धातु, क्रिया की धातु यानी मूल रूप, जैसे पढ़ना का पढ़ होता है तो वैसे ही आपको धातु बताने, लिखना का लिख होता है। और कर्ता का उल्लेख यानी क्रिया का कर्ता कौन है ये बताना है कि उस क्रिया का कर्ता का उल्लेख जो है वो करना है। अर्थात क्यों क्रिया के बारे में बता रहे तो क्रिया का कर्ता भी वाक्य में होगा, तो कर्ता का उल्लेख करना यदि है तो। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं अव्यय। तो अव्यय के बारे में हमें भेदों के बारे में पता होना चाहिए। अव्यय के कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और लास्ट का है निपात। हमें जो है अव्यय के बारे में, इन चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं तो इसलिए इसमें लिंग वचन आदि का प्रयोग नहीं होगा, लिंग वचन पुरुष काल आदि का प्रयोग नहीं होगा। केवल अव्यय आपको ये बताना है कि ये क्रिया विशेषण अव्यय में से कौन सा है और इनमें समुच्चय बोधक अव्यय है या संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। वैसे क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है क्रिया विशेषण के भेद हैं। बाकी समुच्चय बोधक के समानाधिकरण व्यधिकरण होते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समुच्चय बोधक के बारे में जो पूरी जानकारी दे दी जाएगी क्या क्या होते हैं। तो ये व्याकरण में जब भी हम पद का परिचय देते हैं, पद की पहचान बताते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी जरूरी है कि संज्ञा के भेद कौन से हैं। संज्ञा के बारे में हमें जब परिचय दे रहे तो क्या क्या बताना है। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उनके पुरुष लिंग वचन कारक आदि के बारे में हमें बताना है। विशेषण क्या होते हैं, कौन कौन से विशेषण हैं, वो सब हमारे को जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में बताना है कि उसका लिंग वचन और विशेष्य बताना है। फिर क्रिया अकर्मक सकर्मक क्रिया बता के उसका लिंग वचन पुरुष काल वाच्य धातु और कर्ता का उल्लेख करना है। अव्यय है तो अव्यय कौन सा है, क्रिया विशेषण अव्यय है या समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या निपात है। क्रिया विशेषण अव्यय है तो कौन सा है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है, इसके बारे में जानकारी देनी है। चलो इसके बारे में हम विस्तार से जो है बात करते हैं। विस्तृत विवरण, क्योंकि अभी आपको ये समझ लो कि एक बार जो है सामान्य व्याकरण जो है पूरी आपको पता होनी चाहिए। सामान्य व्याकरण लिख दिया, कौन कौन से व्याकरण के बारे में हमें पता होना चाहिए। संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में और अव्यय के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। तब ही हम ये 4 नंबर जो इस चैप्टर से ले पाएंगे, पद की पहचान जो है बता पाएंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले, वैसे तो सबको पता है कि लिंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। लिंग होता है
और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। वचन हमें पता है कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीनों होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक, कारक की पहचान हमें पिछले उसमें समास में भी की थी। तो हमें कारकों की पहचान और कारकों का पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम जब पद परिचय करेंगे तो वाक्य में कारक के सामने यानी शब्द के सामने का, के, की या में, पर, से, द्वारा आदि का प्रयोग होगा, तो वहां पर हमें कारक की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा कारक है। जैसे कथा, ने, कर्म, को, करण, से या द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से। लेकिन प्रयोग किसमें होता है, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, अलग होने में। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। कारक की ये पहचान हमें होनी चाहिए कि कारक जब भी हम लिखेंगे कि किसी भी उसका संज्ञा का या सर्वनाम का, जब हमें कारक बताना होगा, क्योंकि विशेषण में तो कारक होते नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो वहां पर हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसकी बातें की जा रही है। तो पुरुष 3 होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं, मैं, हम, यानी मैं, हम दो, हम सब, इस प्रकार जो है उत्तम प्रयोग होते हैं। दो, हम सब, वैसे हिंदी में मैं और हम ही होते हैं, इसके अनुसार बता दिया। मध्यम पुरुष, क्योंकि सर्वनाम में आपको और क्रिया में आपको पुरुष बताने होंगे, तो आपको पुरुष के बारे में पता होना चाहिए कि पुरुष कौन सा होता है। तो तुम एक होता है, तुम दो, तुम सब आदि के लिए प्रयोग होता है। तो तुम, आप के लिए प्रयोग भी होता है। तुम, आप दोनों प्रयोग होते हैं मध्यम पुरुष में। अब आता है अन्य पुरुष। संस्कृत में ये प्रथम पुरुष होता है, जो यहाँ पर अन्य पुरुष हिंदी में लिखा जाता है, और ये सबसे पहले आता है संस्कृत में। हिंदी में सबसे बाद में आता है। हिंदी में सबसे पहले, बाद में ना, संस्कृत में सबसे बाद में मैं, हम दो आता है, पुरुष में बात करें, और मध्यम पुरुष मध्यम ही रहता है। अन्य पुरुष जो पहले आ जाता है संस्कृत में, और उत्तम पुरुष बाद में आता है, जबकि हिंदी में उल्टा हो जाता है। वह और वे, यह भी होता है, यह, ये हो जाता है, यह, ये, वह, वे। वैसे तो वह, वे ही महत्वपूर्ण होता है ज्यादातर। ये हो गया पुरुष। अब काल, काल के बारे में भी हम सबको पता है। 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। धातु जो महत्वपूर्ण है, क्रिया में धातु भी बतानी होती है कि इस क्रिया में क्या धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिखना,
लिख धातु है। पढ़ना, पढ़ धातु। संस्कृत में तो पठ हो जाएगा, पढ़ना का, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। पठ धातु है। जाना, वैसे संस्कृत में जाना में गम धातु होती है, लेकिन यहाँ पर या धातु क्रिया का मूल रूप है, तो खेलना का खेल हो जाएगा। यानी क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु होता है सभी का। आना जाना, खाना पीना, खाना का खा है, पीना का पी है, रोना का रो है, सोना का सो है। तो ये क्रिया क्या है? क्रिया के मूल रूप है। यानी क्रिया के धातु के बारे में हमें बताना कि किस धातु की क्रिया है। ये था कि जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम बताएंगे। ये लगभग हम सबको याद होती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है इनमें। हो सकता है धातु आप भूल गए हो तो धातु आपको पता लग गया कि क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को हम जो है धातु कहते हैं, और जो प्रत्येक क्रिया में समाहित होती है। बिना धातु के कोई क्रिया नहीं होती, यानी क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि संज्ञा, क्योंकि जरूरी है। हो सकता है आपने काफी दिन से इसको नहीं देखा हो और भूल चुके हो, तो इसलिए हमारा फर्ज है कि एक बार हम जो है संज्ञा को आपको समझा दें कि क्या है, नहीं तो फिर गलतियां होंगी। तो संज्ञा के बारे में चलते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? सबको पता है संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम होता है। हम सबको पता है, जैसे हमारे सबके नाम है, किसी वस्तु का नाम है, और वो है। अब संज्ञा के भेदों में चले जाएंगे कि संज्ञा के भी 3 भेद हो जाते हैं। नाम की जगह जो है भाव ले लिया जाता है, कई बार जाति समूह में चली जाती है। तो वो सब जैसे लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जैसे किसी के नाम आदि जो है वो लिखे जा सकते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हैं। अब हम आते हैं पहले भेद पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आते हैं। सीधे से पता है कि व्यक्ति वस्तु के नाम विशेष को ही, इनकी परिभाषा ही नहीं लिख रहे, बता रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम विशेष को ही हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली किसी स्थान विशेष के नाम को बोला जाता है। गांधी जी, यहाँ बहुत सारे नाम जो है सीधे नाम जो है यहाँ पर होते हैं। गंगा नदी का नाम है जैसे, आदि। कोई मुश्किल नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम होते हैं। आपने पहले संज्ञाएं पढ़ रखी हैं, तो इनसे ही हमें केवल शॉर्टली समझ लेना है। अब हम आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो जैसा कि जाति शब्द से पता लगता है कि एक कोई समूह है विशेष, अर्थात एक पूरी जाति किसी शब्द से संबोधित होती है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। ये समूहवाचक संज्ञा भी इसको बोलते हैं। जैसे हिमालय, नहीं सॉरी हिमालय नहीं, क्योंकि हिमालय तो नाम हो जाएगा पर्वत का। तो यहाँ पर पर्वत का नाम यदि आएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। जैसे पर्वत, पर्वत बहुत सारे हैं, तो पर्वत तो सभी पर्वत होते हैं, जितने भी पहाड़ हैं उनका नाम जो है वो अलग ले दिया तो व्यक्तिवाचक में, नहीं तो पर्वत शब्द क्या है?
जातिवाचक में है। जैसे बालक, बालक का नाम नहीं है, केवल बालक, लड़का, लड़का लड़की आदि, नर आदि शब्द एक जाति विशेष का ज्ञान कराते हैं। शहर है, शहर एक कस्बे को, और अध्यापक है, एक अध्यापक शिक्षक जो वर्ग को संबोधित करवाता है। गाय भैंस ये एक पशु को बोधित कराती हैं। गाय भैंस जो उनके नाम नहीं है, केवल गाय भैंस गधे घोड़े सब जो है एक पशु जाति को बोध कराते हैं। पशु पक्षी ऐसे लिख दिया, पशु आ गया तो एक पूरी पशु जाति है, एक पक्षी आ गया तो पूरी पक्षी जाति है। और नदी है, नदी शब्द है, नदी पता नहीं कौन सी नदी नाम आया, सागर आया, सब आदि जो है नाम नहीं आते, जो एक पूरी जाति का कुर्सी, मेज, पंखा, दीवार, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं होगा, ना कोई समूह का बोध कराने वाली होंगी, कोई केवल भाव वहां पर समझाया जाएगा। जैसे प्रेम, घृणा, किसी से घृणा करना, बचपन, बालपन, जवानी शब्द आदि जो हैं ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। मजबूती है, दृढ़ता है, सफाई है, कटाई है, बुनाई है, ये सब जो है आदि शब्द किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा को हमें समझ लेना है, किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को, स्थान के आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो हमें संज्ञा के भेदों का पता होना चाहिए। सीधा नाम आया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उस शब्द से पता लगता है कि एक पूरा समूह है, ये किसी का नाम नहीं है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और भाव है, बहुत सारी भाव हैं हमारे, तो ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। प्रेम, घृणा, बचपना, ये सब सारे जो है, बुढ़ापा आदि, ये सब भाव में आते हैं। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है सर्वनाम का। सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होता है? पहले तो सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम जानते हैं, मैं यानी अपने नाम की जगह पर हम है, ये है, वे, तुम, आप, वह, आइए, वे, तुम, आप, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। कुछ, अब आदि शब्द बहुत सारे जो है सर्वनाम शब्द बनते हैं। चलो बाकी सब, इस सब की पहचान जो है एक एक करके हम सर्वनाम के भेदों से बता देते हैं। सर्वनाम भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1, पुरुष वाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट का रह गया निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम।
ये हमारे क्या है, सर्वनाम के भेद हैं, 6 भेद हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें सर्वनाम के भेद ही याद करने हैं। यदि यही याद नहीं होंगे तो हम उनकी पहचान तो क्या फिर याद कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे भेद हमें अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। निजवाचक सर्वनाम तक हो। चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप इतना ही कर पाओगे। और इसको अच्छी प्रकार से जो पहले जो टेबल बनाई है हमने कि हम पद परिचय के लिए क्या क्या चीजें याद करनी है, अब ये याद हो गई तो हमें भेद तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा विवरण मैंने दे दिया है कि पद परिचय देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। तो पांचों के भेद जो है वो अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं, वचन कौन से होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, पुरुष कौन से होते हैं, काल कौन से होते हैं, धातु क्या होती है, और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं और क्या क्या उनका वर्णन है। ये सब आपको अच्छी प्रकार से आज याद करना है आपको, और इनको साफ साफ कॉपी में उतारना है। ओके, आज का काम यहीं तक रखते हैं। आप अच्छी तरह से इसको याद कीजिए, एक दिन बीच में है फिर हम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि हमने इन चीजों को अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो फिर जो है कोई गलती यहाँ पर नहीं होगी। ये ध्यान रखना, ये मजबूती गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ इसको, बड़ी की मात्रा आएगी मजबूती। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और जैसे ही आप इन सबको अच्छी तरह से याद कर लोगे फिर हम जाएंगे पद परिचय देंगे, और पद परिचय देंगे तो ये चीजें याद होंगी तो कोई गलतियां वहां पर नहीं आई होंगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हम नियम याद कर रहे हैं तो उनको अच्छी प्रकार से उनको नियमों को याद कीजिए। ओके, गुड बाय।